हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 10 निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। देखो इसमें देखो क्या होता है कि एक होता है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर और एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर। निजी क्षेत्र देखो नाम से पता चल रहा है प्राइवेट है, यानी हम तक ही रहेगा, यानी जो हम नॉर्मल इंसान है यानी जो जनता है वो अगर कंपनी स्टार्ट करती है तो सिर्फ उसी का उस पर स्वामित्व हो, यानी जो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इस कंपनी पर यानी इस क्षेत्र पर इस सेक्टर पर हमारा कंट्रोल होगा। हम इस क्षेत्र के यानी इस सेक्टर के मालिक होंगे। इसका मतलब देखो क्या होता है कि जो ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें निजी व्यक्ति यानी जो कॉमन लोग होते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उनका निजी स्वामित्व होता है, यानी जैसे हम नॉर्मल इंसान हैं, सरकार नहीं, सरकार अलग होती है और जनता अलग है। तो ये जनता खोलती है अपना प्राइवेट। ठीक है। इसमें जनता का हस्तक्षेप बहुत कम होता है या फिर न के बराबर होता है। तो देखो निजी क्षेत्र में क्या-क्या आते हैं, साझेदारी, संयुक्त साहस, एकाकी व्यवसाय, संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी उपक्रम। ये क्यों खोलती है देखो, ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसलिए खोलते हैं। और देखो ये अपना माल भी बहुत महँगे पैसों में बेचते हैं, बहुत महँगी मतलब प्राइस पे बेचते हैं लोगों को। ठीक है। तो निजी क्षेत्र इसलिए क्यों खोलते हैं, ताकि ये सरकारी नियंत्रण से बच सके, क्योंकि इसमें सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। और ये होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक। देखो जैसे अब लोग प्राइवेट सेक्टर खोल लेते हैं, आजकल बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, है ना? बहुत सारे हैं ना, जैसे एक तो ये सारे हो गए, इनके अंदर भी बहुत सारे आ जाएँगे, किस तरह का माल बेचते हैं, क्या करते हैं। और फिर ये अब ये सरकार सोचती है कि इतने सारे प्राइवेट सेक्टर खोल रखे हैं इन लोगों ने, तो इन्हें कहाँ से आमदनी होगी, इन्हें पैसा कहाँ से आएगा अब? ये टैक्स तो देते हैं, लेकिन इनके जितना टैक्स आता है, उतने से इनकी नहीं हो मतलब उतने से इनकी आमदनी नहीं हो पाती है ना? तो सोचते हैं कि इतने सारे लोगों ने प्राइवेट सेक्टर खोल रखे हैं, तो इन्हें तो बहुत सारा प्रॉफ़िट होता है, हमारी आमदनी कहाँ से होगी अब, है ना? ये सिर्फ़ टैक्स देते हैं इन्हें, लेकिन इनका प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर ये क्या करते हैं, जनता को अपना माल बहुत महँगे प्राइस पे बेचते हैं, बहुत बड़े पैसे पे बेचते हैं। तो कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं नहीं खरीद पाते हैं इनका माल, तो अमीर लोग ज़्यादातर खरीद सकते हैं इनका माल, है ना? तो सार्वजनिक शोध क्षेत्र जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, एक तो ये वो इस उद्देश्य से खोलते हैं कि जनता की सेवा हो सके, जो गरीब लोग हैं वो इनका सस्ता माल ईज़िली खरीद सकें। दूसरा क्या होता है कि जनता को अच्छी क्वालिटी का माल अच्छी दर पे बेचकर लाभ कमा सकें, पैसा अर्न कर सकें सरकार। ठीक है? तो जैसे निजी क्षेत्र में क्या था, साझेदारी, संयुक्त साहस। देखो हम इसमें साझेदारी, एकाकी व्यवसाय और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ये सब और ये सहकारी उपक्रम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, इनकी विशेषताएँ, लाभ, हानि वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ इनके मीनिंग्स पढ़ेंगे। और देखो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम निगम और सरकारी कंपनी। विभागीय उपक्रम मतलब होता है डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जो बँटे होते हैं ना, देखो जैसे एक मैं आपको स्कूल का या फिर कॉलेज का एग्ज़ाम्पल दूँ। जैसे कॉलेज में क्या होता है, सबका अलग-अलग होता है कि अकाउंट ये पढ़ाएँगे, बिज़नेस ये पढ़ाएँगे, कंपनी लॉ ये पढ़ाएँगे, बिज़नेस लॉ ये पढ़ाएँगे। जैसे स्कूल में होता है ना कि हेड का अलग डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल का अलग है, अकाउंट अलग पढ़ाए कोई और पढ़ाएगा, मैथ्स कोई पढ़ाएगा, हिंदी कोई, इंग्लिश कोई, साइंस कोई, अकाउंट कोई, तो सबका अलग-अलग डिपार्टमेंट बँटा हुआ है ना। तो इसी तरह जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, सारे सरकार के होते हैं, सरकार द्वारा बनाए हुए होते हैं। तो जो विभागीय होता है, इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है? पूरी तरह से सरकार इसमें अपनी पूँजी लगाती है। और जो इस विभाग में जो काम कर रहे होते हैं लोग, जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। ठीक है? जैसे आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, रेलवे, भारतीय रेलवे। तो उसमें जो भारतीय रेलवे मंत्री, एक तो सरकार ना भारतीय रेलवे मंत्री बना देती है और वो इन सब पे नियंत्रण रखती है, इन सबको मैनेज करती है। तो भारतीय रेलवे एक डिपार्टमेंट हो गया। डाक तार टेलीफ़ोन यानी जो चिट्ठी वगैरह भेजते हैं, वो एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। और ये सरकार क्या करती है, इन सारे विभाग यानी सारे डिपार्टमेंट का अलग-अलग एक मंत्री बना देती है जो उन्हें मैनेज करता है। ठीक है? वैधानिक निगम में क्या होता है, इसमें ना एक एक्ट होता है यानी अधिनियम होता है, जिसमें वैधानिक निगम यानी एक एक्ट होता है जिसके थ्रू हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वरना हम नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है? जैसे एलआईसी, एलआईसी उसमें जो एलआईसी में काम कर रहे होते हैं कर्मचारी, एक तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते और दूसरा क्या है कि
ये हम एक्ट के द्वारा ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक्ट में उस अधिनियम में जो भी बातें हैं हम उसके साथ ही उस बात को मानकर ही स्टार्ट कर सकते हैं, वरना हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। सरकारी कंपनी क्या होती है? जिसमें कम से कम 7 लोग लेते हैं और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि 51% सरकार की पूँजी होती है, बाकी 49% यानी 49% जनता की होती है। ठीक है, अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो देखो, पहला क्या है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। पहला पढ़ेंगे हम निजी क्षेत्र के बारे में, यानी निजी उपक्रम। इसमें व्यवसाय का स्वामी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और व्यवसाय का विकास करना होता है। तो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए और फ्यूचर में उसका जो व्यवसाय वो और बड़ा हो सके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निजी क्षेत्र की विशेषताएं, यानी उसके फीचर्स। ये कैसे पता चलेगा कि वो एक निजी क्षेत्र है, यानी निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो पहला है लाभ उद्देश्य, कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, जैसे सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना। लाभ कमाना उसका दूसरा उद्देश्य होता है, लेकिन इसका पहला उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, और दूसरा होता है फ्यूचर में अपने बिजनेस को और बड़ा करना। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या है इसकी? निजी स्वामित्व, यानी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो निजी क्षेत्र होते हैं, इनके जो मालिक होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, निजी होते हैं, यानी इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इस क्षेत्र के उपकरणों पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है, यानी स्वामी जो मालिक होते हैं पूरी तरह से निजी लोग होते हैं, और किसी भी राज्य या केंद्र सरकार पर स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी जिस राज्य में या फिर जिस ज़िले में खुला हुआ है उस ज़िले का जो सरकारी आदमी है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी जो स्वामी होते हैं पूरी तरह से निजी लोग होते हैं। ठीक है, अब आता है लाभ सफलता की कसौटी, यानी हम कैसे बता सकते हैं कि जो निजी क्षेत्र है ये बहुत अच्छी, मतलब इसकी अच्छी स्टेज पर चल रहा है, इसकी अच्छी पहचान है। निजी क्षेत्र के उपकरणों की सफलता को लाभ की मात्रा से मापा जाता है, यानी अगर निजी क्षेत्र जो भी है वो अगर बहुत लाभ कमा रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो अच्छी सफलता प्राप्त कर रहा है। यानी लाभ सफलता की कसौटी, कि जो सफलता कैसे कैसे पता चलेगा कि निजी क्षेत्र सफल हो रहा है? उसके लाभ से, कि अगर वो अधिक लाभ कमा रहा है इसका मतलब वो सफल बिजनेसमैन है। ठीक है, लेकिन अब इनके सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। देखो, एक तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो निजी क्षेत्र होते हैं, उनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन अब सरकार बोलती है कि निजी क्षेत्र का दूसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो समाज को, यानी समाज को भी कुछ प्रोवाइड करे, समाज में भी अ, अपना महत्वपूर्ण, मतलब क्या कहते हैं, जैसे मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व ही बढ़ता जा रहा है कि वो योगदान दें। हाँ, मतलब कि वो समाज में अपना योगदान दें, जैसे रोज़गार देना, अगर कोई बेरोज़गार घूम रहा है तो उसको रोज़गार दिलाना, या फिर कोई फ्री में, मान लो आपने कुछ हॉस्पिटल खोल दिया है, फ्री में लाइब्रेरी खोल दी, तो मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व भी अब इनका बढ़ता जा रहा है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई प्राइवेट कंपनी है, एक तो उसको लाभ कमाती है तो मतलब सफल है, और अगर उसका समाज में भी योगदान है इसका मतलब वो एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, चौथा क्या है? कम राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी जो प्राइवेट सेक्टर होती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, यानी पॉलिटिक्स वगैरह बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। इस क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है। बताया था ना कि सरकारी नियंत्रण बहुत कम होता है, यानी होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, क्योंकि सारा नियंत्रण निजी लोगों के द्वारा होता है। पाँचवा क्या है? निजी प्रबंध। इनका प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो, एक तो ये सरकारी कंपनी नहीं है, निजी है, तो जो इनका प्रबंध होगा, जो मैनेज करेंगे कंपनी को, यानी जो बिजनेस को या फर्म को मैनेज करेंगे वो निजी लोग ही करते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी विशेषताएं पढ़ ली कि क्या क्या विशेषताएं होती है निजी क्षेत्र की। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो निजी उपकरण के प्रारूप हैं वो किस तरह के होते हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा था ना कि जो निजी क्षेत्र होते हैं ये सारे इनके प्रारूप होते हैं। जो साझेदारी कंपनी है वो भी निजी होती है, ये भी निजी होती है, एकाकी व्यवसाय भी निजी होता है, यानी प्राइवेट होता है, संयुक्त पूंजी कंपनी भी प्राइवेट होती है, संयुक्त हिंदू परिवार भी व्यवसाय प्राइवेट होता है, सहकारी उपक्रम कुछ ऐसे होते हैं जो सरकारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो अब इन्हें डिस्कस करेंगे हम। इस चैप्टर में सिर्फ इनके मीनिंग जानेंगे, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में इन्हें डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एकल स्वामित्व, यानी एकाकी व्यवसाय, इसमें केवल एक ही व्यक्ति का नाम होता है, एक अकेला व्यक्ति ही पूंजी लगाता है, प्रबंध करता है तथा जोखिम उठाता है। संपूर्ण लाभ हानि का दायित्व उसी
एक का ही होता है। यानी जो एकाकी व्यापार शुरू करता है व्यक्ति, वो अकेला ही शुरू करता है, एक अकेला व्यक्ति, इसलिए उसको एकाकी व्यापार बोलते हैं या फिर एकल स्वामित्व बोलते हैं, क्योंकि अकेला मालिक होता है, स्वामी होता है अकेला। वो अकेला ही व्यक्ति अपने नाम से उस फर्म को स्टार्ट करता है, वो अकेला व्यक्ति ही फर्म में पूंजी लगाता है, उसको मैनेज करता है, जो भी इसमें नुकसान होता है अकेला उठाता है, और अगर जितना भी लाभ हो रहा है, जितनी भी हानि होती है, उन सब का दायित्व अकेला ही लेता है। ठीक है, वो होता है एकल स्वामित्व। दूसरी है संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली। वो नाम से पता चल रहा है हिंदू, यानी जो हिंदू कास्ट है। जॉइंट, संयुक्त यानी जॉइंट, जो बटे हुए नहीं होने चाहिए कि चाचा अलग रह रहे हैं, ताऊ जी अलग रह रहे हैं, पापा अलग रह रहे हैं, हम मतलब अलग रह रहे हैं। वो सारे जॉइंट होने चाहिए, एक परिवार संयुक्त होना चाहिए, तब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं, तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की तरह चलाते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर्स होने चाहिए सारे, एक ही पूर्वज के वंशज होने चाहिए, वही इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है साझेदारी कि साझेदारी क्या होता है। साझेदारी के अंतर्गत न्यूनतम 2 व अधिकतम 50 व्यक्ति एक समझौते के आधार पर किसी व्यवसाय को चलाते हैं और उसके लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। साझेदारी क्या होता है, कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति मिलकर एक समझौता यानी एक एग्रीमेंट करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और उसमें जितना भी लाभ होगा, जितनी भी हानि होगी, वो आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, पहले वो एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसमें लिखा होता है कि किस मेंबर्स को कितना लाभ, कितनी हानि मिलेगी, फिर वो आपस में बांटते हैं। उसे क्या कहते हैं, साझेदारी। अब आता है संयुक्त साहस कि ये क्या होता है, यानी जॉइंट वेंचर। इस व्यवसाय में कम से कम 2 और अधिकतम पर कोई रोक नहीं होती है। ये सभी मिलकर एक विशेष कारोबार को अस्थायी रूप से चलाते हैं। अस्थायी यानी कि लंबा नहीं चलता है, छोटा चलता है, जल्दी बंद हो जाता है, और लाभ हानि को सभी संयुक्त उपक्रमी पूर्व निर्धारित अनुपात में बांटते हैं। विशेष कार्य पूर्ण हो जाने पर संयुक्त साहस का ठहराव यानी एग्रीमेंट भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक और भी 2, कम से कम 2 होते हैं कि स्टार्ट 2 व्यक्तियों से होता है, और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कितने 50, 100 कितने भी हो सकते हैं। वो एक विशेष काम करने के लिए, यानी एक स्पेशल काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और अस्थायी यानी लंबा नहीं चलता है, बहुत कम समय के लिए, यानी 1 साल या फिर कुछ महीनों के लिए शुरू करते हैं, और जब वो विशेष कार्य जो भी होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो जो उनका एग्रीमेंट था, जो ठहरा हुआ था, वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये जो लाभ हानि बाँटते हैं, जो भी पैसा मिलता है इन्हें बदले में, वो पहले डिसाइड कर लेते हैं किसे कितना पैसा मिलेगा, और उसी मिलता है। देखो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा कि संयोजित साहस क्या होता है। देखो जैसे मान लो कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, मान लो 10 व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, उन्हें उन्हें एक पुल बनाना है या फिर एक सड़क बनानी है, या फिर मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है। तो ये विशेष कार्य हो गया ना कि बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए वो इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि बिल्डिंग बनानी है, जो मालिक है उन्होंने इन लोगों का एग्रीमेंट करवाया है कि ये 10 लोग इस बिल्डिंग को 1 साल में या फिर 5 महीने में बनाएँगे। ठीक है? तो अस्थायी हो गया ना, लंबे समय तक नहीं चला। मतलब 10 महीने में बिल्डिंग है बहुत बड़ी, वो बनानी है। एग्रीमेंट हुआ, दर निश्चित हो गई कि किसे कितना लाभ मिलेगा, जब पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो विशेष कार्य हो गया कि उन्हें एक बिल्डिंग बनानी है, और 10 लोग इकट्ठे हुए उस बिल्डिंग को बनाने में। ठीक है, और जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो जो उनका एग्रीमेंट था वो अपने आप ही ख़त्म हो गया। अब वो लोग ये नहीं कह सकते कि मैं आपका मेंबर हूँ या फिर ऐसा हूँ, नहीं। उन्होंने एक विशेष कार्य के लिए मेंबर्स बने थे, और विशेष कार्य पूरा हो गया तो इनके एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। वो मालिक से पैसे लेंगे और आपस में बाँट लेंगे। उसे कहते हैं संयुक्त साहस। ठीक है, कि मतलब कम से कम 2 और अधिक पर कोई रोक नहीं होती, मिलकर एक विशेष एक कारोबार को अस्थायी रूप से चलाते हैं, और लाभ हानि को सभी संयुक्त उपक्रमी पूर्व निर्धारित अनुपात में बाँटते हैं। विशेष कार्य पूर्ण हो जाने पर संयुक्त साहस का ठहराव यानी एग्रीमेंट भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया ना क्या होता है कि मतलब विशेष कार्य करने के लिए इकट्ठे होते हैं ये लोग, और जब वो काम पूरा हो जाता है फिर अपने आप ही इनका जो समझौता था, जो एग्रीमेंट किया था, वो ख़त्म हो जाता है। उसे कहते हैं संयुक्त साहस। ठीक है, अब आता है संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसे ना हम कंपनी भी कहते हैं, जैसे हम कंपनी स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पूंजी लगाते हैं ना, तो उसे संयुक्त पूंजी भी कहते हैं। इस प्रारूप को ऐसे व्यवसाय के लिए अपनाया जाता है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, बताया था ना कि कंपनी में बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे संयुक्त पूंजी कहते हैं। और ये कंपनी अधिनियम 1956 या फिर 2013 के तहत शुरू किया जाता है। इसमें निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी आते हैं। देखो इससे पहले हम वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है।
निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 लोग होते हैं और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिक से अधिक में कोई रोक नहीं होती है। उसे कहते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी। इन दोनों कंपनी को ही शुरू करने में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी। इसका स्वामित्व शेयरधारकों के पास होता है, यानी इन दोनों कंपनियों में जो भी व्यक्ति, जो भी जनता शेयर खरीदती है इनके, वो इनके मालिक बन जाते हैं इस कंपनी के। ठीक है, अब आता है सहकारी उपक्रम। देखो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हो। सहकारी उपक्रम या सहकारी समितियाँ एक ऐच्छिक संघ के रूप में होती हैं जिनकी स्थापना अपने सदस्यों की सेवा करने के लिए किया जाता है। यानी जो सहकारी समितियाँ या सहकारी उपक्रम होते हैं, ये फर्म में जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं। एक मतलब वो अपनी इच्छा से शुरू करते हैं इस बिज़नेस को। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो उस फर्म में मेंबर्स हैं उनकी सेवा की जाए। जैसे मान लो किसानों के लिए, जैसे मान लो कुछ किसान ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं कि वो किसानी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मशीन वगैरह खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ये एक फर्म स्टार्ट करते हैं किसानों के लिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ़ किसानों के लिए नहीं, और भी बहुत होते हैं। जैसे किसानों के उन्होंने फर्म स्टार्ट की और उस फर्म में जितने मेंबर्स होंगे ना, वो सिर्फ़ किसान ही होंगे। वो क्या करते हैं, थोड़ा-थोड़ा पैसा अपना इकट्ठा करते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और फिर उस बिज़नेस में जो भी प्रॉफ़िट होगा, उससे क्या करते हैं, ये किसानों की मदद करते हैं। उन्हें लोन देना हो, उनके लिए बीज खरीदना हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, हार्वेस्टर खरीदना हो, ये सब हेल्प करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सहकारी उपक्रम। इसमें जो सदस्य होते हैं, उन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है कि आप आओ या फिर जाओ। वो अपनी मर्ज़ी से आ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो एक मतलब नियम होता है कुछ उनका, वो मानना होता है, अपनी पूँजी वगैरह लेके वापस जा सकते हैं। ठीक है? इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों की सेवा करना। ये होते हैं सहकारी उपक्रम। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है, आपका इसका एक चैप्टर भी है। मैं इससे पहले एक वीडियोज़ है, आप जाके देख सकते हो। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कि ये क्या-क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम इस वीडियो में निजी क्षेत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम सार्वजनिक क्षेत्र का अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जितनी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपको वो ईज़िली मिल सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको अच्छा लगा तो आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।